हीरालाल चंदनपुर गांव का रहने वाला था। हीरालाल बहुत ही चालाक सेठ था। वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता था। एक दिन उसका नौकर गणपत उसके पास आता है और बोलता है, सेठ जी मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, उसे अस्पताल लेकर जाना है, उसकी जान बचानी है। अगर आप कुछ पैसे दे देते तो बहुत मेहरबानी होती। अरे उठ जा गणपत, तू तो जानता है ना कि मेरा दिल कितना भरा है। अरे तुम लोगों का दुख मैं देख नहीं पाता हूँ, और तू तो मेरा सबसे करीबी नौकर है। अगर तेरी मदद नहीं करूँगा तो किसकी करूँगा? मतलब आप मुझे पैसे देंगे सेठ जी? हाँ गणपत, मैं तुम्हें पैसे जरूर दूंगा। एक काम करो, तुम जाकर गांव के अस्पताल में अपनी पत्नी को भर्ती करवाओ। मैं डॉक्टर को फोन कर देता हूँ, तब तक पीछे से पैसे भी लेकर आता हूँ। सेठ जी मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं तो आपको बता भी नहीं सकता कि आपने मुझ पे कितना बड़ा एहसान किया है। अरे मेरी तारीफ तो बाद में कर लेना, पहले जल्दी जाओ और पत्नी का इलाज करवाओ। जी सेठ जी मैं जाता हूँ। सेठ की बात सुनकर गणपत बहुत खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद सेठ बहुत सारे पैसे लेकर हॉस्पिटल पहुँचता है, जहाँ गांव के और लोग भी खड़े होते हैं। सेठ उन्हीं लोगों के सामने गणपत को पैसे देता है। लो गणपत लो, ये सारे पैसे तुम्हारे लिए हैं। अरे और पैसों की जरूरत हो तो बता देना, मैं तुम्हें और पैसे भिजवा दूंगा। अरे मेरे रहते हुए तुम्हारी पत्नी के इलाज में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। सेठ जी जिस गांव में आप जैसा दयालु सेठ रहता हो, उस गांव के लोगों को कोई परेशानी नहीं हो सकती। आप बहुत अच्छे हैं सेठ जी, आप महान हैं। अरे ये सब क्या कर तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो? अरे इस गांव में रहने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं गांव वालों की मदद करूं। हीरालाल की दयालुता को देखकर सभी उस पर मोहित हो जाते हैं और उसे बहुत पसंद करने लगते हैं। कुछ देर के बाद हीरालाल अपने घर लौटता है, जहां उसकी पत्नी शारदा उससे बोलती है, आपकी आज वाली दयालुता मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रही है। जल्दी बताइए आपके दिमाग में क्या चल रहा है? अरे कुछ खास नहीं, बस अंधेरे में तीर छोड़ा है, देखो निशाने पे लगता है या नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आया, आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे ये तो पता है कि आपने बिना किसी फायदे के गणपत को पैसे नहीं दिए होंगे। इसके पीछे जरूर कोई गहरी साजिश होगी, लेकिन क्या है बस यही नहीं समझ पा रही हूँ। अरे शारदा, तुम तो मुझे अच्छे से जानती हो ना। अरे मुफ्त में तो मैं अपने बाप को पैसा ना दूं तो उसे क्या दूंगा? अरे उसे पैसे देने के पीछे मेरा मकसद था, जो कि मुझे लगता है पूरा हो जाएगा। कैसा मकसद? किस चीज की बात कर रहे हैं? अरे शायद तुम भूल गई हो, इस गांव का सरपंच बनने का सपना है मेरा, जो मैं कब से देख रहा हूँ, और वो हमेशा अधूरा रह जाता है। इसलिए मैंने इस बार चाल चली है, जिससे लोग मुझे मददगार समझेंगे, दयालु समझेंगे, और मेरी जगह बन जाएगी उनके दिलों में। लेकिन ऐसा करने से आपके सरपंच बनने की बात कैसे जुड़ी है? अरे मूर्ख औरत, सरपंच भी तो गांव वालों की इच्छा से ही बनते हैं ना, और जब गांव वाले मुझे पसंद करने लगेंगे तो ही तो सरपंच बनने का रास्ता साफ होगा। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आप कितने चालाक हैं। लोगों के सामने दयालु बनकर आपने कितनी सफाई से अपना काम निकलवा लिया। ठीक है, अब ज्यादा मत बोलो, वरना अगर किसी ने सुन लिया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। जाओ जाके अपना काम करो। हीरालाल इतना कहकर अपने खेतों के लिए निकल जाता है। दिन बीतते हैं और सरपंच चुनाव का दिन आ जाता है। गांव वाले हीरालाल को गांव का सरपंच बनाने की बात को लेकर सोच विचार कर रहे होते हैं। तभी गणपत वहां से गुजर रहा था, जिसे देखकर गांव का एक आदमी बोलता है, अरे गणपत, कहाँ जा रहे हो? रुको, हम सबको तुमसे एक बात पर विचार करना है। आप लोगों को मुझसे राय चाहिए? कहीं आप लोग मेरा मजाक तो नहीं बना रहे? नहीं गणपत, भला हम तुम्हारा मजाक क्यों बनाएंगे? हम तो बस तुमसे ये जानना चाहते थे कि अगर इस बार सरपंच की सीट पर हीरालाल को बैठा दिया जाए तो कैसा रहेगा? ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हो? ऐसी गलती भूल के भी मत करना आप लोग, वरना सब खत्म हो जाएगा। तुम बहुत अजीब इंसान हो। तुम्हारे ऊपर इतनी दया दिखाई, तुम उसी इंसान के बारे में ऐसी बातें कर रहे हो। वो दयालु आदमी नहीं, बल्कि एक नंबर का चालाक आदमी है। लोगों के सामने दयालु बना और पैसे दिए, और जैसे ही लोग चले गए तो अपने आदमियों को भेजकर पैसे वापस ले गया। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। बताता हूँ, सब बताता हूँ तुम लोगों को। गणपत गांव के लोगों के पूछने पर उनके जाने के बाद हॉस्पिटल में होने वाली सारी कहानी के बारे में बताता है।
गणपत की बात सुनकर सभी गांव वाले हैरान थे। किसी को उसकी बातों पर भरोसा नहीं था। तुम ये सब झूठ बोल रहे हो। सेठ जी ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। अगर उन्हें ऐसा करना ही होता तो वो खुद हॉस्पिटल नहीं आते पैसे देने। अस्पताल आना, मुझे पैसे देना और सबके सामने अच्छा बनना, ये उसकी चाल थी ताकि लोग उसे दयालु समझे। तो फिर इतने बड़े हॉस्पिटल में तुमने अपनी पत्नी का इलाज कैसे करवाया? अपनी पत्नी का इलाज करवाने के लिए खेत बेच दिए मैंने, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे लिए मेरी पत्नी से बढ़ के कुछ भी नहीं है। हमने ही गलती कर दी तुमसे राय मांगकर। हमें नहीं पता था कि तुम सेठ जी के बारे में ये सब सोचते हो। अब हम वही करेंगे जो हमें करना है। सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं। गणपत के लाख कहने के बाद भी कोई भी उसकी बातों का विश्वास नहीं करता और हीरालाल को सरपंच की कुर्सी पर बैठा देते हैं। अपना सपना पूरा होने पर हीरालाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो अपनी पत्नी से बोलता है, देखो, मैंने कहा था ना तुमसे, आज नहीं तो कल मेरा सपना जरूर पूरा होगा। आज वो दिन आ गया है। आज मुझे अपनी कुर्सी मिल ही गई, जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। जी हाँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं सरपंच की पत्नी बन गई हूँ। अब इस पूरे गांव पर मेरा राज होगा। सब हमारे कहने के अनुसार ही चलेंगे। हाँ शारदा, क्यों नहीं, इसलिए तो मैंने इतनी मेहनत करी है। आखिरकार मेरी मेहनत सफल हुई। सरपंच की कुर्सी पाकर हीरालाल बहुत खुश था और लोगों की नजर में अच्छी छवि होने के कारण वो गांव वालों को जो भी कहता सभी उसकी बात को मान लिया करते। एक दिन वो सभी गांव वालों को अपनी जमीन के कागज उसके पास जमा करने को कहता है। बदले में उन्हें बहुत सारे पैसे देने को भी बोलता है। पैसे के लालच में आकर सभी लोग अपनी जमीन के कागज लेकर हीरालाल के घर जा ही रहे होते हैं कि तभी गणपत उन्हें बीच रास्ते में मिल जाता है। तुम लोग इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? हम सब सेठ जी के घर पर ही जा रहे हैं, उनके पास अपनी जमीन के कागज जमा करवाने। उन्होंने बोला है कि जब तक हमारी जमीन के कागज उनके पास रहेंगे वो हमें उसके बदले पैसे देते रहेंगे। तुम सब पैसों के चक्कर में पागल हो चुके हो, इसलिए तुम्हें सेठ की चालाकी दिखाई नहीं दे रही है। चालाक नहीं है, बल्कि वो बहुत दयालु हैं, वरना हर महीने कौन जमीन के पैसे देता है। अरे मूर्ख इंसान हो, इतना तो सोचो, वो ऐसा क्यों करेगा? उसके पीछे कोई तो बात होगी। गणपत के बार बार कहने पर गांव वाले न चाहते हुए भी सोच में पड़ जाते हैं। तभी उन सभी लोगों में से एक बुढ़िया औरत बोलती है, गणपत हमारे गांव का बहुत शरीफ आदमी है। वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। अगर वो बार बार किसी के बारे में कुछ बोल रहा है तो वो गलत नहीं हो सकता। मुझे लगता है हमें उसे एक मौका देना चाहिए। शायद आप सही कह रही हैं काकी। गणपत, हम तुम्हें एक मौका देते हैं। तुम अपनी बात को साबित करो कि सेठ दयालु नहीं बल्कि चालाक और लालची इंसान है। ठीक है, मैं अभी साबित करता हूँ। गणपत इतना कहकर हीरालाल के पास जाता है और बोलता है, सेठ जी, आपने जो मेरे साथ दयालुता दिखाई थी, मैंने सभी गांव वालों को उसके बारे में बता दिया और सब मेरी बात मान चुके हैं। इसलिए अब तो कोई तुम्हारे पास जमीन के कागज लेकर नहीं आएगा। लगता है तुझे अपनी और अपनी पत्नी की जान प्यारी नहीं है। पहले मैं तुझे देखता हूँ और तेरे घर वालों को देखता हूँ, उसके बाद गांव वालों को सबक सिखाऊंगा। हीरालाल इतना कहकर जैसे ही अपने आदमियों को गणपत को मारने के लिए आगे भेजता है, सभी गांव वाले उसके आगे आकर खड़े हो जाते हैं। सबको देखकर वो डर जाता है और समझ जाता है कि उसका सच अब सबके सामने आ गया है और उसे अब कोई नहीं बचा सकता और वो भागने की कोशिश करता है। तभी सभी गांव वाले मिलकर उसकी धुलाई करते हैं और हमेशा के लिए गांव से निकाल देते हैं। इस तरह से गणपत गांव वालों के सामने सेठ का असली चेहरा लाने में कामयाब हो जाता है। स्वाति एक बहुत ही संस्कारी और सुंदर लड़की थी जो अपने पति अर्जुन के साथ दिल्ली में रहा करती थी। उसके ससुराल में उसकी सास मीनाक्षी देवी और ननंद रेवा, जो कि अपने ससुराल से ज्यादा मायके में रहती थी। ऐसे ही समय बीतता रहता है। एक दिन जब सब लोग एक साथ खाना खा रहे होते हैं, तब रेवा फोन चलाते चलाते खाना खाती है और वो अपने भाई से बोलती है, भैया, ये कैसे बेलूड़ी भाभी लाए हैं आप, जिसे खाना तक बनाना नहीं आता? क्या बहना, खाना अच्छा नहीं लगा क्या? क्या अच्छा लगेगा भैया, दाल में ना नमक है, ना मिर्च है, ना मसाला। ऐसा लग रहा है जैसे पानी में डुबा डुबा कर खा रही हूँ रोटी। अरे बिटिया, जब पानी में डुबो डुबो कर खाएगी तो यही लगेगा ना। फोन के चक्कर में दाल की जगह पानी में रोटी डुबोई जा रही है। माँ, ये आजकल का फैशन है,
खाते हुए फोन चलाना, ओके? अरे तुझे फैशन के अलावा कुछ तो आता नहीं। आई बड़ी बहू को कहने वाली, सारा दिन काम करती रहती है अकेले और तू खटिया तोड़ती रहती है पसर के। माँ जी ऐसा मत कहिए दीदी को, दीदी हर काम में मेरी बहुत मदद करती है। अरे बहू तू रहने दे, ज्यादा अपनी ननद का पक्ष मत ले। हाँ हाँ, सबको तो मैं ही बुरी लगती हूँ, बाकी सब तो अच्छे हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है और रेवा स्वाति से कहती है, भाभी मेरा ब्लाउज कहाँ है जो आपको दिया था सिलने के लिए? हाँ जी दीदी, अभी लेकर आई। स्वाति ब्लाउज लेने जाती है, लेकिन उस ब्लाउज को पहले ही चूहे ने पीछे से काट दिया था। स्वाति इस बात से बिल्कुल अनजान होती है और वो ब्लाउज लाकर अपनी ननद को दे देती है। रेवा वो ब्लाउज पहनकर एक शादी में जाती है, जहाँ सभी लोग उसका खूब मजाक बनाते हैं और उसकी एक दोस्त उससे कहती है, हाँ, रेवा तेरे पास कपड़े नहीं थे तो मुझसे मांग लेती, लेकिन इस तरह के फटे हुए कपड़े पहनकर क्यों आई? यार ये सब मेरी भाभी का किया धरा है, मेरी बेइज्जती करवाने के लिए उन्होंने ये सब किया, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। कैसी है यार तेरी भाभी, तेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं आया उनको। जरा टाइट करके रखा कर अपनी भाभी को। तू सही कह रही है, शायद मेरी प्यारी भाभी ना अपनी औकात भूल गई है और अब उन्हें पता चलेगा कि रेवा की बेइज्जती करवाने का मतलब क्या होता है। रेवा वहाँ से घर वापस आ जाती है और अपनी माँ के गले लगकर खूब रोती है। उसकी माँ उससे बोलती है, अरे बिटिया क्या हुआ, क्यों रोए जा रही है? माँ देखो ना आपके प्यारे बहू ने क्या किया। आज पार्टी में सबके सामने उसने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़वा दी। माँ अरे तू ऐसा क्यों बोल रही है, और चुप हो जा, आराम से बता क्या बात है। ये देखो माँ, इनको बोला था कि मेरा ब्लाउज अच्छे से सिलना, लेकिन इन्होंने जानबूझकर मुझे फटा हुआ ब्लाउज दिया और मैं इसे पहनकर पार्टी में चली गई, जहाँ सब लोगों ने मेरा बहुत मजाक बनाया। स्वाति, अरे ओ स्वाति, अरे नास पीटी बेलुड़ी, जल्दी आ इधर। क्या बात है माँ जी, आप इतना गुस्से में क्यों हैं? और दीदी आपको क्या हुआ, आप इतना रो क्यों रही हैं? अरे मेरी बेटी की बेइज्जती हुई है तेरी वजह से। तूने इसे फटा हुआ ब्लाउज दिया और बताया तक नहीं। हे भगवान, माँ जी मैं सच कह रही हूँ, ये मैंने नहीं फाड़ा। मैं दीदी के साथ भला ऐसा क्यों करूँगी, मैं सच कह रही हूँ। तो क्या ये जानबूझकर खुद फाड़ेगी क्या? माँ जी मुझे लगता है शायद चूहे ने कुतर दिया है इसे। देखा माँ, अब खुद को बचाने के लिए चूहों के बहाने बना रही है ये। स्वाति उदास होकर किचन में जाती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और रेवा आए दिन स्वाति के खिलाफ कोई ना कोई साजिश करती ही रहती है। इतने में भी जब उसका मन नहीं भरता तो एक दिन वो अपनी भाभी के नाम से फेसबुक पर एक आईडी बनाती है और अपनी भाभी की ही फोटो भी लगा देती है और एक रोहन नाम के लड़के से बातचीत करना शुरू कर देती है, वो भी स्वाति बनकर, और उसे झूठे प्रेम के जाल में फांस लेती है। साथ ही उसे मिलने के लिए अपने घर भी बुलाती है। रोहन उसके घर आता है और स्वाति को आवाज लगाता है, स्वाति मेरी जान कहाँ हो, देखो मैं आ गया। अरे कौन हो भाई तुम, और स्वाति को क्यों आवाज लगा रहे हो? ओ माँ जी नमस्ते, स्वाति है, मैं उसका दोस्त हूँ, आप जरा उसको बुला सकते हैं? स्वाति, अरे ओ स्वाति, देख तेरा कौन सा दोस्त आया है। जी माँ जी बोलिए। अरे ये कह रहा है कि तुम इसकी दोस्त हो। नहीं माँ जी, मैं नहीं जानती इनको, कौन है आप? क्या बात कर रही हो, भूल गई क्या? रात रात भर बात करती थी और फेसबुक पे प्यार का इजहार किया था तुमने। आपको कोई गलती हुई है, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, ये मेरा ससुराल है, आपको शर्म नहीं आती किसी के बारे में ऐसी बातें करते हुए? तभी वहाँ अर्जुन और रेवा आ जाते हैं। रोहन उनको सारी बात बताता है और स्वाति की फेसबुक चैटिंग भी दिखाता है। ये सब देखने के बाद अर्जुन गुस्से में स्वाति को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और बोलता है, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो ऐसा किया तुमने? मेरा यकीन कीजिए अर्जुन जी, मैं सच कह रही हूँ, मैं नहीं जानती इस लड़के को,
ये कौन है, कहाँ से आया है, मुझे कैसे जानता है, मुझे नहीं पता। अरे नास पीटी करम जली, एक नंबर की चरित्रहीन औरत है तू। शादीशुदा होने के बाद भी एक पराये मर्द के ऊपर नजर रखती है। सभी लोग स्वाति को बहुत खरा खोटा सुनाते हैं और अर्जुन रोहन से माफी मांगकर उसको वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। स्वाति वहाँ से वापस किचन में चली जाती है। कुछ देर बाद रीवा स्वाति के कमरे में छुप कर जाती है और उसका फोन ढूंढने की कोशिश करती है। तभी वहाँ स्वाति आती है और छुपकर रीवा पर नजर रखती है। रीवा खुद से अकेले में ही बात करने लगती है। इस बार तो ये स्वाति की बच्ची बच गई, लेकिन करूँ तो क्या करूँ, मेरे घर वाले हैं ही इतने सीधे, किसी भी बात को इजीली हैंडल कर लेते हैं। अरे नकली आईडी बनाकर इसे फंसाना चाहा, फिर भी ये बच गई। स्वाति रेवा का वीडियो बना लेती है। और ये रोहन का बच्चा साला एक नंबर का फट्टू निकला, किसी काम नहीं आया मेरे। अगली बार मैं इस स्वाति को घर से निकलवाने के लिए कोई बड़ा सा प्लान बनाऊंगी। वाह दीदी वाह, क्या खेल खेला है आपने। मैं तो आपको अपनी बड़ी बहन जैसा मानती थी, और आपने क्या किया, आपने मेरे साथ इतना गलत किया, मेरे चरित्र पर उंगली उठाई आपने। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। माफी मांग भी कौन रहा है आपसे। तभी वहाँ अर्जुन और स्वाति की सास आ जाती है और रेवा को जोरदार तमाचा लगाती है और गुस्से से बोलती है, अरे शर्म बेज खाई है क्या तूने, जो अपनी भाभी के साथ इतना बुरा किया तूने। वो तो रोहन एक शरीफ लड़का था, अगर गलती से भी वो एक गुंडा या मवाली होता तो तुझे पता है तेरी भाभी के साथ क्या होता। और इन्होंने जो मेरे साथ किया वो सब कुछ भूल गई माँ आप। मेरी बेइज्जती का क्या, आपको अपनी बहू की अच्छाई ही दिखती है बस। मेरी बात ध्यान से सुन, अब तू यहाँ नहीं रहेगी, अपने ससुराल जा। सास और ससुर की सेवा करेगी तब अकल आएगी तुझे कि ससुराल क्या होता है, परिवार क्या होता है। हाँ तो मुझे भी नहीं रहना इस घर में, जा रही हूँ मैं हमेशा के लिए। रेवा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। रेवा अपना सामान पैक करके अपने ससुराल चली जाती है और लंबे समय तक वहीं रहती है। अपने परिवार के साथ रहने से उसे दोनों परिवारों की अहमियत समझ आ जाती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और रेवा का बर्ताव अपनी भाभी के प्रति बिल्कुल बदल जाता है, जिसके बाद सभी लोग एक साथ खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। नेहा एक बहुत ही सिंपल और छोटे घर की लड़की थी, जो अपने घर वालों के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहा करती थी। उसके घर में उसके साथ उसकी माँ सुमित्रा, पिताजी सुखवीर और छोटी बहन ज्योति रहते थे। उसके पिताजी की नौकरी चले जाने की वजह से घर की आर्थिक हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। ऐसे ही एक दिन ज्योति अपनी माँ सुमित्रा के साथ मार्केट से सब्जियां लेकर घर आ रही होती है कि तभी वहाँ संजय और विकास नाम के लड़के उसे छेड़ना शुरू कर देते हैं। आए हाय, क्या कमर है तेरी जाने मन, मर जावा यार, इतनी दोपहर में भी ठंड लग रही है शिमला की तरह। आए हाय। माँ आप चलो यहाँ से, ऐसे लोगों के मुंह लगने से कोई फायदा नहीं है। भाई क्या कर रहा है तू, चल घर, क्यों परेशान कर रहा है, चल ना। अबे तू चल ना, साले खुद को तो कुछ करना नहीं और मुझे भी नहीं करने देता। संजय जबरन ज्योति को पकड़ लेता है और उसके करीब जाने की कोशिश करता है। सुमित्रा अपनी बेटी को बचाने की बहुत कोशिश करती है कि तभी संजय उसे जोर से धक्का देता है और सुमित्रा के सर पर गहरी चोट लग जाती है। ये देखकर दोनों वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं और जल्दबाजी में संजय का आधार कार्ड वहीं गिर जाता है। ज्योति वो कार्ड उठाती है और अपनी माँ को लेकर जल्दी से हॉस्पिटल चली जाती है। साथ ही सभी घर वालों को भी वहाँ बुला लेती है। सभी लोग वहाँ पहुँचते हैं, तभी नेहा बोलती है, ज्योति ज्योति ये सब कैसे हुआ, मुझे बता, कौन थे वो लोग, किसने किया ये सब। दीदी दीदी पता नहीं वो कौन था, ये उसका कार्ड गिर गया और मैंने उठा लिया। दीदी माँ को कुछ होगा तो नहीं। इतने में वहाँ डॉक्टर आते हैं तो पता चलता है
कि देर हो जाने की वजह से सुमित्रा की जान बच नहीं पाई। ये सुनते ही पूरे परिवार पर दुख के पहाड़ टूट जाते हैं। अपनी माँ की मौत नेहा के अंदर बदले की भावना को जन्म देती है। मैं तुमसे अपने परिवार के एक एक आंसू का बदला लूंगी। जैसे आज मेरा परिवार तड़प रहा है ना, ऐसे ही तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगी। वक्त बीतता जाता है और नेहा अपने बदले को पूरा करने के लिए संजय के बारे में पता लगाना शुरू कर देती है। और सारी जानकारी मिलने के बाद वो संजय के बड़े भाई अनिल की कंपनी में जॉब करना शुरू करती है। अनिल को पहली ही नजर में नेहा पसंद आ जाती है और देखते ही देखते वो नेहा को अपना दिल दे बैठता है। और ऐसे ही एक दिन पता नहीं नेहा कैसे तुमसे कहूँ, पर मुझे खुद को नहीं पता कि कब और कैसे मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। तुम मुझसे शादी करोगी? यही तो मैं चाहती थी। आज मेरी जीत की तरफ पहला कदम है। अब मुझे मेरा बदला पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। क्या हुआ नेहा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? देखो, अगर तुम्हें कुछ टाइम चाहिए सोचने के लिए तो आराम से लो। नहीं, मैं तो बस यही सोच रही थी कि आपकी फैमिली मुझे एक्सेप्ट करेगी भी या नहीं। क्यों नहीं अपनाएंगे? बिल्कुल अपनाएंगे। तुम बेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड हो। दोनों प्यार से एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और कुछ ही दिनों बाद अनिल नेहा से कोर्ट मैरिज कर उसे अपने घर ले जाता है, जहां उसकी मुलाकात संजय और विकास से होती है और वो शुरू से ही उन दोनों के बीच फूट डालना शुरू कर देती है। अरे विकास भैया, आप अभी तक घर में ही हैं? तभी तो संजय भैया बोल रहे थे कि आप किसी काम के नहीं हैं। आप तो बस क्या भाभी? संजय भैया ने क्या बोला? बताओ मुझे भी जानना है कि वो आखिर मेरे पीठ पीछे क्या बोलते हैं। वो संजय भैया बोल रहे थे कि आपको तो कुछ नहीं आता, आप तो बस मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं। और साथ में वो कह रहे थे कि आपको ना इस घर से धक्के मार कर निकाल देना चाहिए। वो खुद क्या करते हैं जो मुझे वो ऐसा बोल रहे हैं? बस अपने दोस्तों के साथ मिलकर लड़कियों को छेड़ना आता है उन्हें तो मैं अभी जाकर बताता हूँ। अरे रुकिए, जोश में होश मत खोइए। मतलब भाभी? देखो, अभी आप जाएंगे तो क्या होगा? आपकी और उनकी लड़ाई होगी और क्या। और आप घर में सबसे छोटे हैं तो माँ और अनिल भी आपको ही उल्टा बोलेंगे। यही होगा ना? और वैसे भी संजय भैया तो यही चाहते हैं ना। हाँ भाभी, आप सही बोल रही हो। तो क्या करूँ मैं? जैसे अभी आपने मुझे बताया, वैसे ही सारी सच्चाई पुलिस को बता दो और उनका भांडा फोड़ दो। फिर देखना कैसे सजा मिलती है उन्हें। पर भाभी, भाई है वो मेरे, उनके साथ ऐसा करना ठीक रहेगा? कौन सा भाई? अरे वो भाई जो आपको घर से निकालना चाहता है, वो भाई जो आपके पीठ पीछे खंजर घोंप रहा है। अरे सजा दिलवा देनी चाहिए ऐसे इंसान को तो, तभी तो आपका सर गर्व से ऊंचा होगा। आगे आपकी मर्जी। विकास नेहा की बातों में आकर ठीक वैसा ही करता है और अपने बड़े भाई संजय को सलाखों के पीछे भेज देता है और संजय से बोलता है, अब आपको आपके किए की सजा मिलेगी। भाई देख, तू मेरा छोटा भाई है ना, तू अपने भाई के साथ ऐसा मत कर भाई। विकास संजय की एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। विकास के जाने के बाद नेहा वहाँ आती है। नेहा को देखकर संजय बोलता है, अच्छा हुआ भाभी आप आ गई। प्लीज मुझे यहाँ से निकलवा लो। पता नहीं विकास को क्या हो गया है, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है भाभी। सही कह रहा है संजय, तुम एक खूनी हो और तुम्हें तुम्हारी सजा जरूर मिलनी चाहिए। और फिर नेहा भी वहाँ से चली जाती है और संजय वहाँ बैठकर अपने किए पर रोता रहता है। थोड़ी देर बाद ये बात अनिल और उसकी माँ को पता चलती है। वो दोनों विकास के कमरे में उससे बात करने के लिए पहुँच जाते हैं। अरे नालायक, ये तूने क्या किया? अपने ही भाई को जेल भेज दिया। बोल, तूने ऐसा क्यों किया? माँ, आपको नहीं पता कुछ। मैंने जो भी किया है वो सब सही है। आपको नहीं पता संजय भैया क्या हैं।
और वैसे भी वो मुझे इस घर से निकालने वाले थे, उससे पहले मैंने ही निकलवा दिया उन्हें। आखिर वो ऐसा क्यों करेगा नास पीटे? वो तो तुझ पर अपनी जान छिड़कता है। किसने बोला तुझे कि संजय तुझे घर से निकालना चाहता है? तूने अपने कानों से सुनी ये बात? नहीं, मुझे भाभी ने बताया है। भाभी झूठ थोड़ी बोलेंगी, आप चाहो तो उनसे पूछ सकते हो। नेहा का नाम सुनते ही अनिल गुस्से से तिलमिला जाता है और नेहा को आवाज लगाने लगता है। नेहा, नेहा, कहाँ हो? इधर आओ। क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है? तुमने ऐसा क्यों किया? मेरा घर तोड़ कर रख दिया नेहा तुमने, पूरा का पूरा। मेरे भाई को जेल भिजवा दिया। बोलो नेहा, ऐसा क्यों किया तुमने? आपके भाई ने जो मेरे परिवार के साथ किया था ना, उसका बदला लिया है मैंने। उसके साथ यही होना था। आज संजय को जेल भिजवाकर मेरी माँ की आत्मा को शांति मिली है। मेरा बदला पूरा हुआ। नेहा अनिल को सारी बात बताती है कि किस तरह संजय ने अपने बदमाश दोस्तों के साथ मिलकर उसकी माँ को मार डाला। नेहा की बात सुनकर अनिल की गर्दन नीची हो जाती है और वो नेहा से अपने भाई की गलती के लिए माफी मांगता है। पूरी सच्चाई जानकर अनिल, विकास और उसकी माँ सभी लोग नेहा का साथ देते हैं और संजय को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग पुरानी बातों को भूलकर एक साथ खुशी खुशी अपने जिंदगी में आगे बढ़ते हैं।